बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज का ये 1 घंटे का, जी हाँ, लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड स्पेशल वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो, क्लास 11th का आपका होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे तो आपको मैंने एक सैंपल पेपर ऑलरेडी पूरा सॉल्व करवा दिया था एक ही वीडियो में। अब आपकी डिमांड थी कि सर जी जैसे एक आपने समझाया है वैसे ही आप हमें दूसरा जो सैंपल पेपर है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में ऐसे ही 1 घंटे के एपिसोड में समझा दीजिए, ठीक है। तो आपकी डिमांड पे इस वीडियो में हम दूसरा सैंपल पेपर 1 घंटे में पूरा करने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है। और बच्चों, इससे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं, अगर आपके पास में भी होम साइंस है तो आपके लिए भी जरूरी है। पेपर 3 घंटे का होगा, 70 नंबर का आपका आने वाला है। पेपर में 4 खंड होंगे और कुल मिला के 35 प्रश्न होंगे। खंड का के अंदर 1 से 14 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं। तो बच्चों आपके लिए मैं एमसीक्यू का एक अलग सेशन अटेंड करूंगा, 100+ एमसीक्यू का, दोनों बुकों को मिलाकर, तो आप उसको भी जरूर अटेंड करना। खंड का के अंदर 15 से 18 स्रोत आधारित आपके एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। खंड का के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो 19 से 25 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 26 से 29 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। खंड घा के अंदर इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, 30 से 33 4 नंबर के, 34 से 35 5 नंबर के। तो बच्चों इस वीडियो में आपको मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, स्रोत आधारित भी कराऊंगा, 2 नंबर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, 3 नंबर के भी, 5 नंबर के भी, 4 नंबर के भी, अल्टीमेटली पूरा पेपर समझेंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, आपका सेक्शन ABCD कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। तो चलो बच्चों पेपर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ये सैंपल पेपर नंबर 2 है इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। और बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ऐसे वीडियोस को और भी उन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के दूसरे सैंपल पेपर की वीडियो को। तो चलिए शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर A, ये यहाँ पे शुरुआत हो जाता है। और इसके अंदर टोटल हमसे पूछे जाएंगे 14 एमसीक्यू, और इसके अलावा सेक्शन B में भी आपके 4 एमसीक्यू आएंगे, यानी कि टोटल 18 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों याद रखिए, कल सुबह सुबह आपका एक एमसीक्यू का लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा, एमसीक्यू कह लीजिए या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, तो आप उसको जरूर से अटेंड करना। आपकी एमसीक्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी उससे जरूर हो जाएगी, ठीक है, 9 या 10 बजे के आसपास। ओके, तो सारे बच्चे उसको ज्वाइन करना फटाफट से। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सेक्शन A में सबसे पहले हम देखेंगे 14 एमसीक्यू को। तो आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में करते जाइएगा या फिर मन ही मन सोचते चलिएगा, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन होता है, यानी कि जब हम किसी भी चीज का मैनेजमेंट करते हैं तो इसका क्या बोलते हैं, जो फाइनल स्टेज है वो कौन सा होता है। तो फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे कौन सा होता है। देखते किस बच्चे का राइट आंसर रहता है। ए नहीं, ए नहीं है बच्चे इसका, रुचिका शर्मा, ऑप्शन नंबर C। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। आपका यहाँ पे मूल्यांकन, यानी कि जब भी हम कोई प्रक्रिया करते हैं, प्रबंधन मैनेजमेंट करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वैल्यूएशन, ठीक है ना, इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, ये होता है। अगला क्वेश्चन, भिन्न प्रकार के भोजन हमें स्वास्थ्य रखने के लिए डैश प्रदान करते हैं, यानी कि कई प्रकार के जो भोजन है, जैसे क्या नाम है, RWAN है, हमें 5 प्रकार के खाद्य वर्ग बताए हैं, ठीक है। ऐसे ही वो जो खाद्य वर्ग है ना, वो हमें स्वास्थ्य रखने के लिए क्या प्रदान करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन, गर्मी यानी कि हीट या फिर एनर्जी, संतुष्टि या फिर इनमें से कुछ भी प्रदान नहीं करते हैं। तो फटाफट से बताओ बच्चों कौन सा इसमें से राइट आंसर होने वाला है आपका। ओके, चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर A, ये हमें पोषक तत्व प्राप्त करवाते हैं। वेरी गुड। आगे देखते हैं बच्चों, अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। सारे बच्चे आंसर करते चलेंगे। क्वेश्चन ये है कि इनमें से
कौन से विषय को पढ़कर हम आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं, यानी कि अगर हमको एक डाइटिशियंस बनना है तो इसके लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। ओके, फटाफट से। खुशबू क्रिएटिविटी वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। आहार एवं पोषण विज्ञान, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहां पे देखो बच्चों, आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? किसी भी परिवार में स्थान व्यवस्थापन को परिभाषित करने वाले कारक हैं। तो स्थान व्यवस्थापन को कौन परिभाषित करता है? परिवार के सदस्यों की संख्या, ठीक है, परिवार के पास उपलब्ध संसाधन, ठीक है, परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, दोनों ही। ओके, एफएफ गेमिंग, ऑप्शन डी, वेरी गुड। खुशबू, ऑप्शन डी। रुचिका, ऑप्शन नंबर डी। रंजीत सी, रॉन्ग है। माही, ऑप्शन डी, वेरी गुड। चलिए, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में भी आपका ऑप्शन डी, अरे सर जी आपने तो काट दिया इसको देखिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? हमें यहाँ पे देखिए, ध्यान से पढ़िए, जो सही कथन है उसको चयन करना है। तो सही कथन जैसे कि साख यानी कि जो क्रेडिट है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि क्रेडो से बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है भाई। अब इस क्रेडो का अर्थ होता है धन तथा माल करना, ठीक है। अब इस साख में ये कहा जाता है, मैं विश्वास करता हूं, इसका अर्थ है वर्तमान सेवाएं प्रदान करना और भविष्य में उसका भुगतान करना। ये भी सही है। प्रत्यक्ष आय, इसमें घरेलू बागवानी, भोजन पकाना, सामुदायिक सेवाएं, उद्यान, सड़कें इत्यादि, ये सभी शामिल हो जाते हैं। तो अब बताओ बच्चों, क्या ये चारों ही कथन आपके सही हैं? सोचो फटाफट से। ऑल, रुचिका, वेरी गुड। एमडी शमशेर, राइट आंसर है बच्चे आपका। एफएफ गेमिंग, बहुत बढ़िया। माही, बहुत अच्छे। यूजे उत्तम, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। ये सारी बातें आपकी सही हैं बच्चों। अच्छे से समझ में आता जा रहा है, तो सारे बच्चे एक बार बोलते चलेंगे, यस सर जी समझ में आता जा रहा है अच्छे से, ठीक है। चलिए, इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख लेंगे, ये आपकी सारी की सारी जो बातें दी गई हैं बिल्कुल सही हैं, और इसके आंसर की बात करेंगे तो सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, अब इसी का देखते हैं अभिकथन कारण वाला। अभिकथन में कहा जाता है बच्चों कि पोषण और स्वास्थ्य ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के पूरक। बिल्कुल ठीक है, पोषण स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर की वृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। अर्थात ये दोनों आपस में क्यों जुड़े हुए हैं, पोषण और स्वास्थ्य? क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए एकदम अच्छे खासे पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए वाला, वेरी गुड, राइट आंसर। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बहुत अच्छे। इंग्लिश मीडियम में असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे आपको अथवा मिलेगा, एक क्वेश्चन में अथवा मिलेगा, लेकिन मैं आपको 2 क्वेश्चन में अथवा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका एक क्वेश्चन और अच्छे से हो जाए। चलिए, डैश सोपान मानसिक निरीक्षण और लेखा जोखा है। तो इसमें से कौन से सोपान जो वो मानसिक निरीक्षण के, मतलब मानसिक निरीक्षण और लेखे जोखे में आते हैं? ओके, फटाफट से कौन सा आंसर होगा? सारे बच्चे आंसर कीजिए इसका। बैंक खाता, बजट, आय या फिर नियोजन। रंजीत, बैंक खाता, रॉन्ग है बच्चे आपका आंसर। ऑप्शन होगा स्विन, रुखसाना। रुखसाना ए नहीं है बच्चे इसका, ऑप्शन बी है, बजट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये तो सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है कि रोना, हंसना, गुस्सा करना, ये सभी किस विकास के अंतर्गत आता है? सिंपल सी बात है, ये हमारे इमोशंस हैं। इमोशंस यानी कि भावनात्मक, सिंपल हो गया, बी राइट आंसर है। ओके, चलिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका द स्टेप्स ऑफ बजट आर मेंटल इंस्पेक्शन एंड अकॉर्डिंग, और क्राइंग, लाफिंग, गेटिंग, ये सभी किसके संबंध में? इमोशन डेवलपमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, बीएमआई को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? ठीक है, तो जो हमारा बीएमआई होता है, ठीक है, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इसको किस तरीके से निकाला जाता है? क्या तरीका है इसको निकालने का? स्विन, और आपका नाम क्या है वैसे? स्विन, डी, एंड रुचिका, डी, शी के मिश्रा, वेरी गुड। शायद आप पहली बार इस लाइव सेशन में आए हो। योगेंद्र कुमार, यू ऑल्सो, आप भी। गैब्रियल, बड़े दिनों बाद आ जाए हो। चलिए, परी डांस स्टूडियो, राधे राधे सभी को, राधे राधे। डी, वेरी गुड, हेलो सर। स्विन ही है सर, वेरी गुड, डी हो जाएगा। शारीरिक भार व ऊंचाई दोनों के द्वारा बीएमआई को निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सलवटें या फिर विलायक नहीं है? इनमें से विलायक कौन सा नहीं है? तो मिट्टी का तेल विलायक है, बिल्कुल। मेथिलेटेड स्पिरिट, ये भी है।
कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी है, कुम्हार की मिट्टी फुलर। अब इनमें से बताओ कौन सा नहीं है फटाफट। ऑप्शन डी, वेरी गुड वेरी गुड। कुम्हार की मिट्टी यानी कि फुलर ये एक विलायक नहीं है। इंग्लिश में हाउ कैन बीएमआई बी डिटरमिनेट, तो बोथ बाय बॉडी वेट एंड हाइट, एंड ऑप्शन डी। चलिए अब ये बताओ बच्चों कि जो ये रोमपश होते हैं और सनूट्स होते हैं ये किस आयु में सबसे उपयुक्त होते हैं। ठीक है, रोमपश और सनूट्स किस आयु में सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं, फटाफट से किस टाइम पीरियड की आयु की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी 6 माह से 1 वर्ष, बहुत अच्छे बच्चों। ऑप्शन सी, हाउ आर यू सर, एकदम बढ़िया। चलिए, एट व्हाट एज आर रोमपश एंड सनूट्स मोस्ट सुटेबल, तो 6 मंथ टू 1 ईयर। सी, यस सर, वेरी गुड। अब बताओ बच्चों कि स्वयं को समझने के लिए अधिक चिंता और तत्लीनता ये किसमें होती है, यानी कि ज्यादा चिंता करना, ठीक है, और किसी भी काम को हड़बड़ाहट में करना, ये किसके अंतर्गत होता है, जब व्यक्ति यानी कि जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, पूरा चैट सेक्शन आपने ऐसे भर दिया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये बताओ बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है कि जो गैर शाब्दिक संचार है ये किस वर्ग के लिए सबसे सर्वोत्तम होता है, सबसे अच्छा होता है। गैर शाब्दिक संचार सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है। देखा, मैंने बोला था ना सबको पता है, इसीलिए सबका आंसर क्या है, बी आया है। जो मूक होते हैं, मूक और बधिर, इन दोनों के लिए गैर शाब्दिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डीफ एंड डम। अच्छा ये बताओ, शिशु को हमें एक पूरक आहार कब देना चाहिए, यानी कि दाल वगैरह खिलाना, ठीक है, और थोड़ा खिचड़ी टाइप में खिलाना, थोड़ा थोड़ा तोड़ के रोटियां छोटे छोटे टुकड़े खिलाना, ये कब उसको खिलाना चाहिए बताओ फटाफट से। पूरक आहार एक छोटे बच्चे को कब देना चाहिए। डी, अनीता शुक्ला, आपने शायद पहली बार आंसर दिया यहाँ पे। कुलदीप का है सी, रॉन्ग है। अनीता, पूजा एंड उत्तम, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। 4 से 6 माह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वैसे देखिए मैं आपके लिए ना ये लाइव सेशन जो है वो सुबह लेने वाला था, बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, इसीलिए ये सेशन हमने अभी देखो कितने 9 बजने वाले हैं, इतने टाइम पे रखी है, ठीक है। चलो अब ये बताओ बच्चों कि डैश जो है ये खुले और जालीदार कपड़े होते हैं जिनमें जूते के बीच विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय अंतराल होते हैं, तो कौन से होते हैं खुले जालीदार कपड़े वाले, फटाफट से। ऑप्शन नंबर सी, नेट्स होते हैं, बहुत बढ़िया। आपने ये देखा भी है, फैशन में भी देखा होगा, मूवीज में भी देखा है, और अगर आपके घर में क्या नाम है कोई दर्जी नहीं, मतलब जिसको कपड़े वगैरह सिलने आते हैं तो उसे भी पता होगा ये तो, है ना। बिल्कुल सही, नेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब बताओ ये वाला कि निम्नलिखित में से वस्त्रों को कड़ा यानी कि उनको प्रेस टाइप में करने का सबसे अच्छा जो अभिकर्मक है वो कौन सा होता है, कड़ा करने का अभिकर्मक कौन सा होता है, फटाफट से सारे बच्चे। देखिए लाइक की संख्या बहुत कम है, जितने बच्चे सेशन में ज्वाइन हैं लाइक कर दीजिए सेशन को फटाफट से, ताकि और भी बच्चों तक ये रिकमेंडेशन में पहुंचे। ओके चलिए, ऑप्शन नंबर है इसका ए, वेरी गुड बच्चों। यहाँ पे ए ऑप्शन, पूजा कुमारी, बंसारी लाल, चलिए आप भी शायद काफी टाइम बाद आए हो। हिमांशु मोहत, ऑप्शन ए। माही, ये कौन है, माही, ऑप्शन ए। द क्वीन बेस, ऑप्शन ए। अनीता, ऑप्शन ए। उत्तम, एफएफ गेमिंग, परी डांस स्टूडियो, लक्ष्मी राजपूत। चलिए ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च बोलते हैं इसको, बहुत अच्छे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टार्च। ओके, तो आप सारे बच्चे एक बार बताओ कि सेक्शन ए के जो भी आपको मैंने 14 एमसीक्यू समझाए हैं क्या आपको समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए तो सारे बच्चे एक बार लिखेंगे यस सर और एक फायर वाले इमोजी लगा देंगे, ठीक है, फटाफट से यस सर और फायर वाले इमोजी फटाफट से, जितने बच्चे ज्वाइन हैं समझ में आ गया है तो। रुचिका, यस सर। एफएफ गेमिंग, यस सर यस सर। सुरेश सर जी, वेरी गुड, ओके सर, बहुत बढ़िया। चलिए सेक्शन नंबर बी को डिस्कस करते हैं। अब बी में है हमारी केस स्टडी वाली, और देखो बच्चों आपके लिए ना जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपकी जो केस स्टडी हैं, केस, एक सेकेंड यहाँ से हटो, यहाँ आओ, ये जो केस स्टडी हैं ऐसी ही कम से कम आपको मैं 10 से 12 केस स्टडी करवाऊंगा कल एक लाइव सेशन में, ठीक है। तो केस स्टडी वाले आपके 4 एमसीक्यू की तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो सारे बच्चे कल जरूर ज्वाइन करना है इसको, ओके, कल जो लाइव होगा आपका उसके बारे में। अब देखो बच्चों यहाँ पे है कि सेक्शन बी में केस स्टडी है, सबसे पहले तो ये हमें पढ़ना है और फिर आंसर देना है। तो देखा गया है कि संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होती है।
बिना संप्रेषण के शिक्षण दोनों ही कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षण यानी कि संप्रेषण जो है, संप्रेषण ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सूचना और विचारों का आदान प्रदान करता है। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित होते हैं, संबंध सुदृढ़ होते हैं तथा विकसित भी होते हैं, है ना। संप्रेषण की प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना में ऐसे गुथी हुई हैं कि बिना संप्रेषण के सामाजिक जीवन की तुलना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से संप्रेषण का कौन सा कार्य नहीं है। सारे बच्चे आंसर करते चलेंगे कि कौन सा यहाँ पे संप्रेषण का कार्य नहीं है। 40+ बच्चे वॉचिंग पे हैं, 42+। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या बहुत कम है, फटाफट से लाइक कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, परस्पर विश्वास जागृत करना। अरे संप्रेषण के माध्यम से तो हमें सूचना मिलती है, ठीक है, हम निर्देशित भी होते हैं और साथ ही हमें जागृत भी किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि समन्वय स्थापित होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, नहीं होता है ना। एफ गेमिंग, अनीता एंड पूजा, वेरी गुड। एक सेकेंड, पूजा आपने राइट ऑप्शन डी बोला है, गलत है, ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, अब देखो संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है। क्यों है संप्रेषण शिक्षण के लिए सबसे बुनियादी तत्व? क्योंकि संप्रेषण बहुत ही इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है, इसीलिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, संप्रेषण डैश की प्रक्रिया है। ओके, तो संप्रेषण, सर जी क्वालिटी सही नहीं आ रही है। कुलदीप, बच्चे क्वालिटी अगर सही नहीं आ रही है तो आप अपने जो वीडियो की क्वालिटी एडवांस पे जाके 1080 कर लीजिए। ओके, तो संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है? तो अभी देखिए यहाँ पे हमने देखा था संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। ओके, तो बोल देंगे यहाँ पे विनिमय की जगह ए हो जाएगा, यानी कि ए और बी ये दोनों ही बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही है ना। चलो, अब है संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक सामाजिक पक्ष समावेशित होते हैं। तो अभी अभी हमने देखा था कौन से मनोवैज्ञानिक और ये पक्ष समावेशित होते हैं। देखो, एक तो है सामाजिक, ठीक है, मानवीय और भी एक दो हैं। तो मैनली अगर देखा जाएगा तो कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर, ठीक है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। रुचिका शर्मा, बी होगा इसका, भावनाएं नहीं, मतलब भावनाएं भी है लेकिन छोटा पार्ट है उसका ये। अनीता शुक्ला, वेरी गुड, ऑप्शन डी रुचिका, वेरी गुड। विचार, भावनाएं और संवेदनाएं ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो इसी प्रकार से केस स्टडी आपके यहाँ पे आ जाती है जो कि यहाँ पे देख गई है। ठीक है, पहले का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं सेशन को रोक के, ठीक है, और ये एक्सचेंज कहलाता है। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, चलिए, आर यू रेडी फॉर सेक्शन नंबर सी, जिसमें आपके 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फटाफट से सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिखिए यस सर जी वी आर रेडी। ओके, यस सर वी आर रेडी फॉर दैट। फिर शुरू करें। कुलदीप, यस सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। द क्वीन वेस, यस सर वी आर रेडी। चलिए, अब है हमारा सेक्शन नंबर सी। अब सेक्शन सी में 2 नंबर के देखो ध्यान से, 2 नंबर के आपके क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक होंगे? वेट अ मिनट। सेक्शन सी में 2 नंबर के आपके जो क्वेश्चन हैं वो 19 से लेके 25 होंगे। 3 नंबर के आपके क्वेश्चन जो है सेक्शन सी में ही ये आपके 26 से 29 होंगे। ठीक है, तो एक एक करके हर एक चीज को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों 19वां, वृहद पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म, देखिए जैसा कि नाम से पता चलता है, वृहद पोषक तत्व कैसे होंगे? जो कि शरीर में अधिक मात्रा में चाहिए, जैसे कि हमारे शरीर को प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सारी चीजें हमें ज्यादा चाहिए होती हैं। ठीक है, वहीं बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व की, तो ये वो होते हैं जिसकी हमारे शरीर में जरूरत तो है लेकिन कम मात्रा में, जैसे कि आयोडीन, खनिज यानी कि लौह तत्व हो गए, इन सभी की जरूरत तो पड़ती है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये वृहद होते हैं, और जिसकी कम पड़ती है जैसे कि आयोडीन, लौह तत्व, खनिज, ये सूक्ष्म होते हैं। बस हो गया आंसर। ओके, द क्वीन वेस, बाय बाय बाय। चलिए, अब इसके अथवा वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता, देखिए 2 कंडीशन है, एक स्वास्थ्य है और एक स्वास्थ्यता है। क्या अंतर होता है इसमें? देखो, स्वास्थ्य का मतलब होता है कि पूर्ण मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति, जबकि स्वास्थ्यता क्या होती है? शारीरिक श्रम के कार्यों को कर सकने की क्षमता। देखिए स्वास्थ्य क्या होता है?
जब हम पूर्ण रूप से मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे स्वस्थ होते हैं, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्यता क्या होती है? ये किसी भी शारीरिक श्रम को करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। इसी का इंग्लिश वर्जन देखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो। तो मैक्रो कौन से होते हैं और माइक्रो कौन से होते हैं पढ़ सकते हैं। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस। तो हेल्थ एंड फिटनेस क्या है आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है सेकंड 20, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि स्पिंटर शब्द का उद्भव कैसे हुआ। तो स्पिंटर शब्द बहुत आसान है, कैसे हुआ था? देखिए पहले क्या होता था, पहले सामान्यतः जो युवा अविवाहित लड़कियां थी, यानी कि एक प्रकार से आप किशोर कह सकते हैं, ठीक है। किशोर जो थे, किशोर लड़कियां, ये बहुत ही अच्छी सूत की कटाई किया करती थी, क्योंकि उनकी उंगलियां कुशल होती थी, शादी वादी हुई नहीं है तो उंगलियों में अंगूठी वगैरह कुछ था नहीं, तो आसानी से जो है क्या नाम है वो अच्छी खासी सूत की कटाई कर लेती थी। इसी संदर्भ में, क्योंकि हम लोग कटाई को स्पिनिंग बोलते थे उस टाइम पे, अब अविवाहित लड़कियां इसको स्पिंटर शब्द का मतलब इसको स्पिंटर बोलने लगती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से रुखसाना सर जी क्वालिटी सही नहीं आ रही बच्चे, आप अपनी क्वालिटी को 1080 पे कर लीजिए, डेफिनेटली अच्छी आएगी। ओके, चलिए स्पिंटर शब्द के बारे में समझ में आ गया बच्चों? समझ में आया तो फटाफट से बोलेंगे यस सर जी, फिर आगे बात करते हैं। तब तक इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख लो स्पिंटर कैसे ऑरिजिनेट हुआ यहाँ से। ओके, यस सर आ गया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि एक हमारा जो छोटा सा घर है, अगर हमें से बड़ा प्रतीत करना है तो हम कौन कौन से तरीके अपनाएंगे? कोई 2 तरीके हमें बताने। तो मान लेते हमारा छोटा सा घर है, एग्जाम्पल के लिए 50 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। तो हमें से थोड़ा सा बड़ा प्रतीत करना है, तो कैसे बोलेंगे? हम ये करेंगे कि जो प्रकाश है वो खिड़कियां व लाइट की उचित व्यवस्था करेंगे, यानी कि खिड़कियों से अच्छी खासी रोशनी अंदर आ सके घर के अंदर, इसकी व्यवस्था करेंगे। जिससे क्या होगा, रोशनी ज़्यादा होगी तो ऐसा लगेगा कि घर जो है वो बड़ा सा है ना। अगर आपने सिटी में देखा होगा तो मुश्किल से सिटी में किसी के पास अगर घर है एक आम व्यक्ति के पास में तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 गज का है ना। लेकिन वो 50 गज का घर उन्होंने इस प्रकार से बनाया हुआ है कि अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज कर रखी हैं, ठीक है। लाखों का खर्चा करके, कुछ करोड़ों का भी खर्चा कर देते हैं, जिससे कि वो छोटा घर भी हमें बड़ा लगने लगता है। कई बार आपने बड़े बड़े ऑफिस देखे हैं, वो भी हमें बड़े लगते हैं क्योंकि लाइटिंग की व्यवस्था वहां बहुत अच्छी होती है ना। और साथ ही हम हल्के रंगों का इस्तेमाल करें, इससे एक छोटा घर भी बड़ा सा प्रतीत होने लगता है। ओके, हेलो सर जी, अनु, हेलो। चलिए, व्हाट मेथड्स कैन वी अडॉप्ट टू मेक अ स्मॉल हाउस एंड सी विगर। तो यहाँ पे आपके के 2 पॉइंट है। ओके, अब बच्चों टॉडलर के बारे में। तो टॉडलर बेसिकली आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कितनी से कितनी आयु का होता है। तो टॉडलर अवस्था होती है 1 से लेके 2 वर्ष की। अब जो टॉडलर बच्चे होते हैं इनके लिए जूतों का क्या महत्व होता है? ठीक है, टॉडलर के लिए जूतों का क्या महत्व होता है? अच्छा चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, टॉडलर के लिए सबसे अच्छा एक जो कपड़ा होता है, ठीक है, सबसे अच्छा कपड़ा कह सकते हैं या फिर सबसे अच्छा जो परिधान है टॉडलर के लिए, ये कौन सा होता है? वो परिधान कौन सा होता है? फटाफट से बताओ जिसको पता है। ओके, टॉडलर के लिए सबसे अच्छा परिधान कौन सा होता है? फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है मिश्रा, बिल्कुल बिल्कुल, कल रात को भी क्लास लेंगे आपकी। ओके, तो आंसर कीजिए सारे बच्चे, क्या होता है वो? ओके, ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड। चलिए, वो होता है झबला। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं झबला। ये टॉडलर के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है, झबला होता है। माही, वेरी गुड। चलिए आप देखते हैं कि भाई टॉडलर जो होते हैं इनके लिए जूतों की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखो, जब बच्चा चलना शुरू कर देता है, 1-2 वर्ष का बच्चा चलना शुरू जब कर देता है, तो आमतौर पे लचीले और छोटी एड़ी वाले ऐसे जूते, खुरदरी सोल की मोटाई 1 से 8 इंच हो, ये पहना है। यानी कि आमतौर पे जब बच्चा चलना शुरू कर देता है तो छोटी एड़ी वाले जूते पहना है, ठीक है। ये बिना एड़ी के या छोटी एड़ी के हो सकते हैं और पंजे वाला भाग भरा और फूला हुआ हो, ताकि उनको चलने में और दिक्कत ना हो। और भी चीजें, बच्चे की जूते की फिटिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चे के जो जूते हैं ना, वो कितने फिटिंग के आते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, तो वैसे ही लेने चाहिए, ठीक है, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा टाइट। ओके, सलोनी दुबे सर, ये क्वेश्चन हमारे बुक में
बुक में नहीं है, बट ये टॉडलर वगैरह अवस्थाएं दी गई हैं आपकी सिलेबस में, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शूज इन द टॉडलर स्टेज 1 to 2 ईयर्स, तो ये आपके पॉइंट दिए गए, सारे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, देखिए, दाग धब्बे छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली किन्हीं 4 अवशोषकों के नाम बताइए, ठीक है। तो कौन कौन से अवशोषक हैं बच्चों? सबसे पहला स्टॉर्च है, फ्रैंक चौक है, टेल्कम पाउडर है और कुम्हार की मिट्टी यानी कि फुलर, ठीक है। ये होते हैं 4 अवशोषक जिनके माध्यम से दाग धब्बों को हटाया जा सकता है। ओके सर, होम साइंस में ये विज्ञान के तत्व सब्जेक्ट है, होम साइंस में ये है विज्ञान, समझा नहीं आप क्या कह रहे हो सर। कल मैप की वीडियो अपलोड कर दें, ज्योग्राफी 11th इंडिया, बिल्कुल कर देंगे बच्चे। कल मैप की वीडियो या तो हम लाइव अटेंड कर लेंगे या तो वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये आपके पॉइंट यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अथवा वाले क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे कि वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं, इसमें क्या अर्थ होता है? तो देखो, वास्तविक स्वयं क्या होते हैं? व्यक्ति की वास्तविक क्षमता जो उसके पास है, उसका ज्ञान है, ठीक है। वास्तविक स्वयं क्या हो गया? जो एक्चुअल में उसका ही है, जैसे कि उसकी वास्तविक क्षमता, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, उसका ज्ञान क्या है, ये वास्तविक स्वयं है। आदर्श स्वयं क्या होता है? आदर्श स्वयं उस क्षमता को दर्शाता है जो उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे आदर्श हैं, बड़ों का आदर करना या फिर शांत रहना, तो ये आदर्श हैं जो हमारे पास में होनी चाहिए, है ना, ये चीजें होती हैं। ओके, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन, जो क्या नाम है, नियोजन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित बताइए। तो आ जाइए देखते हैं, नियोजन क्या होता है। नियोजन, इसका अर्थ जो भी संसाधन हमारे पास में उपलब्ध है, हम उन संसाधनों का उपयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने, उसके लिए योजना बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं नियोजन। यानी कि जो संसाधन हमारे पास में है, उन्हीं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हम अपने लक्ष्य को पूरे करने की योजना बनाते हैं, चाहे कम हो, चाहे एक्स्ट्रा हो, चाहे ना हो, जो भी है उस हिसाब से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। जैसे कि जैसे किसी भी कोने में, कोनी नहीं कंपनी आएगा, ठीक है, कोनी नहीं कंपनी, ओके। किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए हम योजना बनाते हैं कि उस कंपनी की वैकेंसी कब निकलेगी। ये कोनी कोनी पता नहीं कैसे लिख गया है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी होगा। किसी कंपनी में जब हम जॉब करने के लिए जाते हैं तो हम पहले योजना बनाते हैं कि उस कंपनी से वैकेंसी कब निकलेगी, फिर उस कंपनी में काम करने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए, उन योग्यताओं को हम किस प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं, ओके, इस प्रकार से। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देख लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल सेल्फ एंड द आइडियल। तो रियल सेल्फ क्या है और आइडियल क्या होते हैं। एंड व्हाट इज मीन बाय प्लानिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है आप देख सकते हैं विद एग्जांपल, ओके। हेलो सर पिकाचू, हेलो हेलो हेलो, आप लेट हो गए आज। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों की संज्ञानात्मक विकास क्या होता है और इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास, ये शब्द जो है ये संज्ञान शब्द से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है संज्ञान अर्थात सोचने समझने की क्षमताओं का विकास करना। अब पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया है, एक तो संवेदी, एक पूर्व प्राचलात्मक, पूर्णतः प्राचलात्मक और औपचारिक। तो एक पेपर ऐसा लाऊंगा बच्चों जिसमें इन सारी की सारी आपकी जो ये है ना, इन सभी को अलग से सेपरेट करके आपको समझाऊंगा एक ही बार में, ओके। ये कौन है? सिक्की मिश्रा, सर झबला। अच्छा, आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं जो पहले पूछा था। तो बच्चों ये अभी तक के 2 नंबर तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए हो तो सारे बच्चे एक बार लिख देंगे 2 नंबर तक के क्वेश्चन समझ में आ गए। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ओके। अगर समझ में आ गया तो सारे बच्चे एक बार बोलेंगे यस सर जी, फिर आगे चलते हैं, ओके। फटाफट से जितने बच्चे ज्वाइन हैं, जी सर जी। कुलदीप, यस सर, वेरी गुड। महिमा, हेलो। बंसारी लाल, यस सर, प्लस फायर वाला इमोजी, बहुत बढ़िया। चलिए, रुखसाना, यस सर जी। अब बात करते हैं बच्चों 3-3 नंबर के क्वेश्चन की, ओके। देखो, किशोर अवस्था के 3 आहार संबंधी परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। जब हम किशोर अवस्था में होते हैं तो क्या आहार में परिवर्तन आते हैं हमारे? तो कई परिवर्तन आते हैं। सबसे पहला कि टीवी देखने के समय को निर्धारित करना। किशोर हम क्या करते हैं कि हम फोन ले लेते हैं और बेसिकली क्या बोलते हैं, यस सर एक आ गया बिकॉज अभी आई। अच्छा पिकाचू, एक समझ में आ गया क्योंकि अभी ज्वाइन किया था।
कीर्ति आर्ट, आप शायद लास्ट वीडियो में भी ज्वाइन हुए थे और आपने पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा था, मैंने बोला था वीडियो कल आएगी आपकी, ठीक है। चलिए, तो किशोरावस्था के आहार संबंधी परिवर्तन बेसिकली क्या है? तो हम क्या करते हैं, किशोरावस्था में हम फोन ले लिए, उसमें रीलें देखे जा रहे हैं, रील पे रील देखे जा रहे हैं और खाना खाते जा रहे हैं, या फिर टीवी चला लिया, आजकल तो डिजिटल है तो टीवी में कोई मूवी लगा ली है, उसको बैठ के खाना खाते देखते खाना खाते जा रहे हैं। तो टीवी जब हम घंटों समय तक देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कैलोरी का उपयोग नहीं होता है और ये गलत ढंग से खाने को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये जो है ना बिजी ईटिंग टीवी देखते हुए खाते रहना समस्या होती है ना। तो हमें अपने टीवी देखने के टाइम को कम करना चाहिए। ओके, दूसरा खान पान संबंधी स्वास्थ्य आस्था, देखिए किशोरों को ना पूरे दिन में कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए और कोई जंक फूड वगैरह नहीं, बल्कि संतुलित आहार जिसमें पोषक तत्व हो ऐसा नाश्ता भी लेना चाहिए। पानी पीना, देखिए रोज ना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। आपको ना एक मैं फैक्ट बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि जब आप गुस्से में होते हो, ठीक है, तो आप उस टाइम 1 गिलास भर के पानी पी लो, ठीक है। अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो 1-2 गिलास भर के पानी पी लो, या फिर सर को धो लो, तो डेफिनेटली आपका जो गुस्सा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर है, वो थोड़ा बहुत कंट्रोल पक्का होगा, है ना। तो ये कभी करके देख लेना अगर आपको ऐसा लगे, ठीक है। गौरव कुमार, यस सर जी, गौरव कुमार सर जी आप मतलब क्या तो उसके बाद में अच्छा, ये कोई कोका कोला वगैरह नहीं पीना चाहिए, बल्कि कोका कोला हो गया या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये जूस वगैरह आपको बार बार नहीं पीने चाहिए क्योंकि इसमें ऊर्जा भरपूर नहीं होती है। ओके, एक सेकेंड, कोला और फलों के जूस बार बार ना लें, अच्छा इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है और आप यूज़ तो करते नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलिए अब है हमारा अगला कि शैशव काल के दौरान स्वयं का उल्लेख कीजिए। तो शिशु काल में स्वयं क्या है? देखो बच्चों, जब एक शिशु काल का बच्चा होता है तो इस अवस्था में शिशु को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है, वो ये समझता है कि वो दूसरों से भिन्न है। जब आप छोटे रहे होंगे 3-4-5 साल के, तो आप सोचते होंगे कि मेरे अंदर ना सोचने की क्षमता इतनी है कि मैं लोगों से अलग सोचता हूँ, मैं लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता हूँ, है ना, ऐसा कुछ आप सोचते होंगे, ठीक है। लेकिन शिशुओं को अपने शरीर, अपने छवि के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, अर्थात एग्जाम्पल, अगर वे अपने हाथ चेहरे पे लगाते हैं तो उन्हें कभी नहीं होता कि वे उनके हाथ हैं, है ना। लगभग 18 महीने की आयु तक वे स्वयं की छवि को पहचानने लगते हैं, यानी कि धीरे धीरे करके जब वो 18 की यानी कि 1.5 साल तक के हो जाते हैं तब वो अपने आप को पहचानने लगते हैं। शिशु व्यक्तिगत सर्वनाम जैसे कि मैं, मुझे, ये मेरा है ना, तो ऐसे शब्दों का उपयोग करने लगता है। दूसरे वर्ष तक पहुंचते पहुंचते शिशु में स्वयं की तस्वीर पहचानना शुरू हो जाता है कि ये मैं हूं, ठीक है। जब वो अपनी तस्वीर देखना शुरू करता है शीशा वगैरह, तो वो समझ लगता है कि ये मैं हूं। जब छोटा होता है ना 1-2 साल का, तब आप उसे शीशा दिखाओगे ना तो वो डर जाएगा, या तो डर जाएगा या ज्यादा खुश हो जाएगा, है ना, कि उसे लगता है पता नहीं इसने क्या देख लिया है। वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता है जब 1 साल तक का होता है, लेकिन 1.5 साल तक का होता है तो धीरे 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 करके 2 साल तक पहचानना शुरू कर देता है। ओके, गौरव कुमार सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद डियर, बहुत बहुत। चलिए अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखते हैं। मेंशन एनी 3 डाइटरी चेंजेस इन एडोलसेंस। तो रिस्ट्रिक्टिंग टीवी व्यूइंग टाइम एंड हैवी ईटिंग हैबिट्स, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स हमें लानी चाहिए, एंड ड्रिंकिंग वाटर करना चाहिए। उसके बाद मेंशन योर सेल्फ ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो इन्फेंसी में योर सेल्फ क्या होता है, अब इसके बारे में ये सारे पॉइंट आपके दिए गए हैं, यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए अब ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, संसाधनों का प्रबंधन क्यों किया जाना चाहिए, कोई 3 तर्क लिखिए। तो भाई क्यों करना चाहिए हमें संसाधनों का प्रबंधन? हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि सभी संसाधन देखो सीमित होते हैं, है ना। हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को शीघ्र और दक्षता से पाने के लिए इन संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। अर्थात जो भी हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं ना, वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होते हैं। इसीलिए जब हम अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को शीघ्रता से प्राप्त करना चाहते हैं, तभी हम इन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, वो भी सही तरीके से, ठीक। उसके बाद हमें अपने पास उपलब्ध रिसोर्सेज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, और दुरुपयोग ना करते हुए प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट अच्छा खासा करना चाहिए। संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ ये है कि जो भी संसाधन हमारे आसपास में उपलब्ध है या हमारे पास हैं, हम उनका सही से उपयोग करें। जैसे हमारे पास पैसा ज्यादा है, तो ऐसा तो है नहीं कि पैसा आपके पास में, मान लेते हैं कि आपको कहीं से मिल गए 2-4 करोड़, तो आप क्या करते, आप क्या सोचते हो कि मैं घर बनाऊंगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये जाऊंगा क्लबिंग करूंगा, ये दोस्तों के साथ में घूमने जाऊंगा, है ना। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास धन ज्यादा है
तो आप उसका उपयोग सही तरीके से करिए, एक बजट बनाइए, ठीक है, और उसके हिसाब से आप उसका उपयोग करिए। वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति बिना सोचे समझे खर्च करके उसका दुरुपयोग करते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल लेता हूँ आपको रियलिटी का, कि मान लेते हैं आपके जो पिताजी हैं वो महीने का मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 20,000 कमा रहे हैं, ठीक है, और आपकी स्थिति इन्हीं 20,000 में हमेशा से ऐसे ही चली आ रही है जैसी अभी वर्तमान में है, ठीक है। और वहीं एक व्यक्ति ऐसा है जिसको पता नहीं अचानक से कहाँ से क्या हुआ, कुछ हुआ, तो उसे मुआवजा वगैरह या फिर जमीन मिल गई हाईवे के पास में, तो कुछ बेच बाच के उसके पास 10 लाख तक रुपया आ गया, ठीक है। तो अब इसके पास में जो पैसा आएगा ना, वो पता है क्या करेगा, ये तो 10,000 हुए सर जी, इसके पास में जो पैसा आएगा वो उसका ऐसे उपयोग करेगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गए, 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन आपकी इतनी ही पैसों में जो गाड़ी आपकी ट्रेन पे पटरी जो चल रही थी ना आपकी घर की, वो वैसे की वैसे चलती रहेगी, और ये एकदम सुपर फास्ट से बहुत ही फिर एकदम नीचे लेवल पे आ जाएगी। तभी तो गांव वाले लोग फिर बोलते हैं, अरे इसके पास तो इतना पैसा था, पता नहीं कहाँ ले गया, क्या किया पैसे का, है ना। तो वही चीज है, जो हमारे पास संसाधन है हम उसका सही से उपयोग करें, एकदम बजट वगैरह बना के, ये चीजें होती हैं। ओके, चलिए, वाई रिसोर्सेज शुड बी मैनेज्ड, राइट एनी 3 आर्गुमेंट्स, तो क्यों है तो आप यहां से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए, अब है बच्चों की वस्त्रों में परिसज्जा का महत्व बताएं। तो वस्त्रों में परिसज्जा का क्या महत्व होता है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। देखो, जब कोई वस्त्र बन जाता है तो उसके पश्चात उस वस्त्र को बाहरी रूप से परिवर्तन लाने हेतु की गई अंतिम प्रक्रियाओं को परिसज्जा कहते हैं। यानी कि जैसे आप अभी जो कपड़े पहन रखे हो ना आपने, तो उन कपड़ों को जब ये पूरी तरीके से बन गए होंगे तो बाहरी रूप से उसमें परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है, उसको सजाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको परिसज्जा बोलते हैं। अब इसमें आती है कि कताई और बुनाई की प्रक्रिया के बाद जब कपड़ा तैयार होता है तब वो थोड़ा सा गंदा, मैला, खुरदुरा ऐसा होता है, बेजान होता है वो, मतलब बहुत ही खराब टाइप में होता है, उसमें रोए भी उठे रहते हैं, सिलवटें पड़ी हुई होती है, गांठें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। इस प्रकार के वस्त्र को हम लोग गिरे वस्त्र बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कपड़े कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि खराब है, ठीक है, गंदा है, मैला है, खुरदुरा है, ठीक है, रोए उठे हुए हैं, उसमें प्रेसिंग नहीं है, तो कोई खरीदेगा उसको? नहीं खरीदेगा। इसीलिए इन्हें आकर्षक बनाने के लिए और कंज्यूमर उसको पसंद करे, उसको मन को लुभाए, और उससे क्या नाम है, कुछ कढ़ाई वगैरह, कुछ रंग के कार्य करना, छपाई करना, ड्राइंग नहीं मतलब छपाई करना, तो ये सभी चीजें परिसज्जाओं के अंतर्गत की जाती हैं, ठीक है। तो आगे समझ में बच्चों कि परिसज्जाओं का क्या महत्व होता है, फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे। अगर समझ में आ गया तो यस सर, फिर आगे बात करते हैं। ओके, जी सर जी। सर कल कितने टाइम की क्लास लगेगी? कल एक तो देखो बच्चों आपकी सुबह क्लास होगी 8 से 9 बजे के 9 या 10 बजे के आसपास, ठीक है। पिकाचू यस सर। कुलदीप कुशवाहा नो सर, है समझ में नहीं आए, बहुत ही सिंपल सा तो है। आदित्य गुज्जर सही, मतलब यस सर जी। परी यस सर। शंकर चौधरी क्या बात है, बड़े दिनों बाद, यस सर जी। चलिए, इंग्लिश वर्जन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेकोरेशन इन क्लोथ्स, तो ये आपके सामने पॉइंट दिए गए, पढ़ सकते हैं। गौरव माही वेरी गुड। चलिए, अब देखो बच्चों, जो संचार होता है ना, इसका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया संबंधित इंद्रियों के संबंध में। हमारी जो इंद्रियां हैं उससे संबंधित इसका वर्गीकरण किया गया 3 प्रकार से। कौन कौन से? श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य। तो श्रव्य कौन से होते हैं? जिन्हें केवल हम सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो, श्रव्य रिकॉर्डिंग, यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, जैसे व्हाट्सएप पे आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज देते हो, वैसा कुछ। सीडी प्लेयर, अभी के टाइम पे तो शायद वो होगा भी नहीं, आपने देखा होगा या पता नहीं। जो सीडी प्लेयर होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक गोल गोल सी कैसेट जो होती थी, ठीक है, उसमें गाने बजाना कुछ वैसे वो होता है, ठीक है। और लैंडलाइन या फिर जो मोबाइल फोन है, ये सभी श्रव्य माध्यम है, ठीक है, इनसे कॉल करना। दृश्य में संकेतक भी हो सकता है, किसी प्रतीक के माध्यम से मुद्रित सामग्री भी हो सकती है, चार्ट हो सकता है और पोस्टर हो सकता है। और जो दृश्य और श्रव्य दोनों ही है, इसमें टेलीविजन, वीडियो फिल्में, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो इस प्रकार से 29 हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है इंग्लिश में कि हाउ इज कम्युनिकेशन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सेंस कंसर्न। तो ऑडियो, सीन एंड ऑडियो एंड विजुअल, सीन की जगह विजुअली बोल सकते हो, तो ऑडियो और विजुअली इस प्रकार से होता है। ओके, आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर डी की। अब सेक्शन डी में देखो बच्चों, इसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन डी में, ये 30 से लेके 33, ये आपके जो 4 क्वेश्चन हैं,
ये रहेंगे 4 नंबर के, ठीक है। फिर 34वां एंड 35वां, ये 2 क्वेश्चन आपके होंगे 5 नंबर के। अरे ये कैपेसिटी कम कैसे हो गई, चलिए ठीक है, ये 5 नंबर के होंगे। ओके, तो फटाफट से शुरू करते हैं क्योंकि हमें इसको 1 घंटे से पहले एंड करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि बच्चों में भोजन से संबंधित स्वास्थ्यवर्धक आदतों के विषय में बताइए। तो जो बच्चे होते हैं इसमें हम अपने आप को भी गिन सकते हैं, ठीक है, कि स्वास्थ्य जो मतलब हम लोग जो हैं हमें किस प्रकार की आहार से संबंधित अच्छी आदतों को डालना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए खाने के संबंध में, बहुत सारी होती हैं। जैसे कि बच्चों को शुरू से ही हमें समझदारी से भोजन देना चाहिए। कैसे? उनमें अच्छी अच्छी आदतें हम पहले से डाल सकते हैं। कैसे? जैसे उन्हें बोल सकते हैं, देखो बच्चे, टीवी खेलते समय या फिर पढ़ते समय बच्चों को पॉपकॉर्न, चॉकलेट या फिर नमकीन खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं दें, नहीं तो फिर उनकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि इस चीज़ का उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पढ़ रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ऐसे समय पॉपकॉर्न, चॉकलेट वगैरह ना दो, नमकीन ना दो। बच्चों को सारी खेल खेलने के लिए प्रेरित करो, यानी कि हमें जो है ना थोड़ी बहुत फिजिकली एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ठीक है, व्यायाम वगैरह करना चाहिए। अगर वो टीवी ज़्यादा देखते हैं, कार्टून बहुत देखते हैं, तो बोल दो यार आप कार्टून वार्टून कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, चलो थोड़ा रनिंग करके आओ, थोड़ा पार्क में घूम के अपने दोस्त के साथ में, अपने भाई के साथ में, है ना। तो ये चीज़ है। उनकी रुचि के अनुसार अन्य क्रियाएं, अर्थात जैसे बच्चा 4-5 साल का है, 1-2 साल का है, तो वो क्या करेगा, वो एक कल वो ले लेगा कॉपी, और मतलब कोई सी कॉपी दीजिए और एक पेन दे दीजिए, वो ऐसे कुछ कुछ चील बिलाइयाँ करेगा, है ना, कुछ ऐसा जैसे देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो कुछ वैसा ही कुछ भी बनाता चलेगा, है ना। तो चित्रकला, या फिर अगर उसे गाना अच्छा लगता है तो गाना सुनाओ, है ना। गाना यानी कि जिससे उसका ज्ञान भी बढ़े, ऐसे गाने आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे गाने हैं, है ना। नृत्य अच्छा लगता है तो उसके साथ में नृत्य करो। बच्चों को ज़्यादा खाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा प्यारा बच्चा 2 रोटी, 1 रोटी और खा ले, आधी रोटी और खा ले, आधी 1 चमचा दाल और पी ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना वो खा सकता है बस उतना ही, ठीक है। ऐसा करने से उन्हें भोजन के प्रति रुचि पैदा हो जाती है, फिर उन्हें अधिक खाने की आदत पड़ जाती है। जब उनसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा खा ले, ज़्यादा खा ले, फिर वो उसके अंदर ना मोटापा बढ़ जाएगा, आदत पड़ जाएगी ज़्यादा खाने की। ओके, बच्चों में अच्छी स्वास्थ्य संबंधी आदतों को डालना चाहिए, जिसमें वह भोजन से संबंधित रोगों से बचेगा। जैसे कि भोजन खाने से पहले हाथ धोए, भोजन खाने के बाद भी हाथ धोए, फल को खाने से पहले जरूर धो ले, जमीन से उठकर बिना धोए नहीं खाना चाहिए, यानी कि जैसे फल वगैरह गिर जाते हैं तो उसको जमीन से उठाकर बिना धोए ना खाएं। ओके, चलिए, ये हो गया आपका पहला वाला। एंड सेकंड है बच्चों कि भारतीय ग्राहक को उपलब्ध 4 बचत एवं निवेश विकल्पों की सूची बनाइए, कोई 8 लिखिए। है यहाँ पे पहले तो 4 बचत निवेश की बात की गई है और 8 लिखने की बात की गई है। चलिए मैं आपको सारे बता देता हूँ। देखो, भारतीय ग्राहक को उपलब्ध 4 बचत एवं निवेश विकल्प, तो सबसे पहला डाकघर, बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बचत योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, शेयर एंड ऋण पत्र, ठीक है, म्यूचुअल निधि हो गया, भविष्य निधि हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, स्वर्ण, घर और जमीन, इन सभी से क्या कर सकता है वो, इन सभी से जो बचत है और निवेश, ये सब कुछ कर सकता है ना। ये चीजें थी आपकी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। चलिए, डिस्क्राइब दी हेल्दी फूड हैबिट्स फॉर चिल्ड्रंस, तो क्या क्या है, आप इन सभी चीज़ों को यहाँ से पढ़ सकते हैं। 4 ये हो गई और एक आपकी ये हो गई। उसके बाद कि लिस्ट 4 सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू एन इंडियन कस्टमर, राइट एनी 8, तो कोई भी 8 लिखनी है तो लीजिए, 8 की जगह मैंने आपको 12-13 बता दी हैं। ओके, चलिए, सिमरन राजपूत, ये सही समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, किशोरों के लिए वस्त्रों का चयन करना कठिन कार्य क्यों है, तथा किशोरों के लिए वस्त्र कैसे होने चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल के लिए आप हो, ठीक है, तो आप कभी कपड़े खरीदने के लिए जाते हो तो आप अपने लिए कपड़े बहुत कम खरीद पाते हो। खास करके जो गर्ल्स हैं वो तो भाई कपड़े खरीदते टाइम बहुत सारी वेराइटीज को देखते हैं, और जो बॉयज होते हैं वो क्या कहते हैं, 150-200 का एक बनिया वो टी शर्ट लीजिए, एक लोअर ले लिया, बस हो गया काम हमारा, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं होता है। लेकिन गर्ल्स में ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। तो जब यानी कि हम लोग यानी कि किशोरों में वस्त्रों का चयन कठिन कार्य क्यों होता है, क्योंकि इस आयु में जो किशोर होता है ना, उसे परंपरागत कपड़ों की जगह कुछ नया, अलग, अनोखा पहनना चाहता है। यानी कि जैसे परंपरागत में हमारे पिताजी जिस प्रकार के पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है, अगर हमसे कोई बोल देगा तो हम कहेंगे अरे जाओ, मैं तो नहीं पहनूंगा, मुझे तो नया जीन्स चाहिए, और वो चाहिए जो फटी वाली जीन्स होती है पैर पे, घुटने पे, मुझे तो वो चाहिए, है ना। तो वही चीज़ है कि
इस आयु में जो किशोर होता है ना, उसे नया कुछ अलग पहनने की चाह जगती है। वे चाहते हैं कि वे सबसे अलग दिखें और उनकी अलग पहचान हो। इसीलिए आजकल के टाइम पे जो फैशन उद्योग है ना, वो बहुत तेजी से आगे जा रहा है और ये कभी रुकेगा भी नहीं, क्योंकि फैशन हमेशा महीने में, हफ्ते में या फिर कहते हैं कि 2-4 महीने में बदलती रहती है। ठीक है, वर्तमान प्रचलित फैशन के अनुरूप ही वे वस्त्र धारण करते हैं। जैसे अभी का फैशन मान लेते हैं कि कुछ भी है, फटी जीन्स है तो वो पहनते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा कि नॉर्मल जीन्स तो उसको पहनेंगे, फिर कहा जाएगा कि जीन्स के ऊपर जो है कुर्ता पहनना तो वो आ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, वस्त्रों के द्वारा ही हम अपने साथियों से प्रशंसा एवं स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए उनके वस्त्र ऐसे हों जो उन पर अच्छे लगे, सुंदर लगे, आत्मसम्मान को बढ़ाएं, वो ऐसे वस्त्रों को चाहते हैं, है ना। ये चीजें थी। शंकर चौधरी, सर जी फैशन ट्रेंड्स चल रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल यही चीज चल रही है आजकल। वेट अ मिनट, ओके, नाउ आई एम बैक। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब सेकंड बात कर लेते हैं कि किशोरों के वस्त्रों के बारे में। ठीक है, कि किशोरों के वस्त्र कैसे होने चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि आपके लिए कठिन क्यों है। अब आपको वस्त्र बेसिकली चाहिए कैसे होंगे। तो प्रारंभिक किशोर अवस्था के दौरान किशोरों के लिए एक समय पर कम परिधान खरीदने चाहिए, यानी कि जब बच्चा प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसके लिए ज़्यादा परिधान वगैरह नहीं खरीदने चाहिए। ठीक है, अन्यथा वृद्धि के कारण उसके कपड़े जो है वो छोटे हो जाएंगे। क्योंकि देखो 1-2 साल का जब होता है, 4-5 साल का होता है, इस टाइम पे जो क्या बोलते हैं हाइट होती है ना, वो ज़्यादा बढ़ती है। किशोर अवस्था के दौरान किशोरों के लिए कपड़ों की गुणवत्ता बनावट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए खरीदे गए कपड़ों की फिटिंग और उनका प्रचलित फैशन के अनुरूप होना। ठीक है, वह किशोरों के व्यक्तित्व को निखारने के साथ साथ स्वाभिमान को बढ़ाने में भी सहायता करता है इस प्रकार से। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि वाई इज चूजिंग क्लोथ्स फॉर टीनेजर्स कंसिडर्ड अ डिफिकल्ट टास्क। एंड देख सकते हैं ये आपका दिया गया पॉइंट यहाँ से। एंड टीनेज क्लोथिंग की बात हो जाएगी तो ये रही। उसके बाद है बच्चों कि सिंथेटिक वस्त्र का संग्रहण करते समय किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। तो सिंथेटिक वस्त्र रासायनिक रेशों अर्थात कृत्रिम तंतुओं से बने होते हैं, इसीलिए इनका संग्रहण करने से पहले हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब वे बातें कौन कौन सी हैं, तो आ जाइए देखते हैं। देखो, मिट्टी के कणों के द्वारा ब्रश को हटा देना चाहिए। ठीक है, संग्रहण से पहले इन सभी को, मिट्टी के कण को हटा देना चाहिए। दाग धब्बे जो होते हैं इनको धो देना चाहिए। ठीक है, और क्या नाम है, इनकी मजबूती सूती वस्त्रों के समान होती है, इसीलिए इसमें सिलवटें जल्दी नहीं पड़ती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हमें तेज इस्त्री इन पे नहीं करनी चाहिए। इन रेशों में धूप, सभी प्रकार के साबुन, संश्लेषित डिटर्जेंट तथा विरंजक के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह इन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, अलमीरा या ट्रंक में रखने से पहले उन्हें सुखा लीजिए कपड़ों को, और वस्त्रों पे जंग वगैरह ना लगे इसकी चीज रखिएगा, ये ध्यान रखिए। और साथ ही वस्त्र गीले ना हो, ये जरूर चीज याद रखिए। ठीक है, तो सिंथेटिक वस्त्र को संग्रहण करते समय ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन शुड बी कीप्ड व्हाइल क्लोथिंग अ सिंथेटिक फैब्रिक्स। तो ये आपके पॉइंट है, यहां से पढ़ सकते हैं। ओके, ये रहे। अब देखो बच्चों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, नियोजन के कितने चरण हैं और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ऑल चैप्टर का रिवीजन करा दो सुमित माथुर, बिल्कुल करवा देंगे बच्चे। ठीक है, तो नियोजन के 5 चरण होते हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले समस्या को पहचानना, समस्या से संबंधित विकल्पों को पहचानना, विकल्पों का फिर उचित चयन करना, चयन के बाद में अपनी योजना पे कार्य करना, फिर योजना को कार्यान्वित करके परिणामों को स्वीकार करना। अब ये सभी चरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले समस्या का पहचानना आवश्यक होता है। जब तक समस्या को नहीं पहचानेंगे तब तक हम समस्या के हल ढूंढ ही नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि हम कैसे ढूंढें उसको। तो इसीलिए सबसे पहला चरण क्या है कि हमें अपनी समस्या, अपना टारगेट चुनना पड़ता है। समस्या को पहचानने के बाद में हम विभिन्न प्रकार के विकल्प देखते हैं कि समस्या को सही करने के लिए हमारे पास कौन कौन से विकल्प है, कौन कौन से संसाधन है। फिर हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी विकल्प हैं, हम उनकी जांच करने के लिए उनमें से जो हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प हैं, हम उनको चूज करते हैं। और जब हमने विकल्पों को चूज कर लिया
फिर हम योजना पर्यायन के विकल्प का चयन करके उस पर कार्य करना शुरू करते हैं, और जब कार्य करते हैं फिर जो परिणाम आता है उसे स्वीकार करते हैं, और ये हमारी आपसी मतलब ये आखिरी चरण होता है ना। बस सिंपल हो गया आपका ये आंसर। क्या समझ में आया आपको? पहले हम समस्या को पहचानते हैं, उसके बाद में फिर हम ये देखते हैं हमारे पास समस्या को सॉल्व करने के विकल्प क्या है, और विकल्प के बाद में फिर हम एक सही विकल्प का चूज करते हैं, उसको कार्यान्वित करते हैं, फिर योजना से जो हमारे परिणाम निकलते हैं उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, उसे स्वीकार किया जाता है। हो गए नियोजन के चरण, है ना। चलिए, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ प्लानिंग आर देयर, हाउ आर दे कनेक्टेड टू ईच अदर। तो देख सकते हैं प्लानिंग के 5 स्टेप्स क्या होते हैं और बाकी के कैसे जुड़े हुए हैं, तो इजीली यहाँ से रीड आउट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो बच्चों, समय प्रबंधन सिद्धांत क्या है और समय प्रबंधन की विभिन्न स्थितियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो समय प्रबंधन का सिद्धांत क्या है बच्चों, कि जब आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, तब भी व्यस्त होने की जगह परिणामों पर ध्यान देना, क्योंकि बहुत से व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात समय की ओर ध्यान नहीं देते। अर्थात आप जो है ना, समय प्रबंधन का सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि आप समय का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करते हो, ठीक है, यही है बेसिकली। अब ये स्थितियां कई प्रकार की होती हैं। एक तो होती है चरम भार की अवधि, किसी भी निश्चित अवधि में काम की अधिक मात्रा को चरम भार की अवधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सुबह के टाइम पे क्या होता है कि हमारे घर में जो माताएं हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, बहुत सारी चीज़ें। और रात के टाइम पे जब डिनर होता है तब भी बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसको चरम भार की अवधि बोलते हैं। इस टाइम पे हमें समय का टाइम की मैनेजमेंट करनी चाहिए। कार्य वक्र आ जाता है, तो किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किए गए चित्रात्मक निरूपण से है, जिसके द्वारा कार्य के लिए स्फूर्ति पैदा करने की अवधि और काम करने की अधिकतम क्षमता की स्थिरता की स्थिति को बताया जाता है, ठीक है। थकान के कारण अधिकतम गिरावट की स्थिति ये कही जाती है। फिर विश्राम अंतराल की अवधि होती है। कैसे? कई बार होता है कि हम काम कर रहे होते हैं तो उस समय ना हम थक जाते हैं, या फिर कि ये कह सकते हैं कि रुकावटें आती हैं, इन्हीं को हम विश्राम अंतराल की अवधि कहते हैं। इस आवृत्ति में समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये ना तो किसी भी काम को करते हुए ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है, और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, यानी कि 10, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, कार्य का सरलीकरण। तो कार्य की सबसे सरल यानी कि आसान और अतिशीघ्र, बहुत ही जल्दी करने की जो चेतना है, ये कोशिश जो है, इसी को कार्य का सरलीकरण कहते हैं। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए क्या बोलते हैं, जल्दी करने की हमारी जो चेतना है, हमारा जो कोशिश है, उसी को कार्य का सरलीकरण बोलते हैं। अब ये बेसिकली 2 महत्वपूर्ण संसाधन है, समय और मानव ऊर्जा। जब ये एक दूसरे से सही से मिलेंगे तब कार्य का सरलीकरण हो पाएगा। ओके, हाथ और गति में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, कार्य भंडारण, स्थान और प्रयुक्त उपकरणों में परिवर्तन, ठीक है, अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। इस प्रकार से ये बातें थी आपकी। ओके, चलिए ये हो गया आपका। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया गया है बच्चों कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो CWSN बच्चे के लिए पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो देख लेते एक बार कौन कौन सी बातें हैं। देखिए, सबसे पहला, पहले तो ये देखो, विशेष बच्चों के लिए विशेष आहार की आवश्यकता के निम्न कारण। किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए पतले और तरल पदार्थ को गाढ़ा किया जा सकता है, ठीक है। सूखे और डेलेदार जो भोजन है, इनको टुकड़े में काटा जा सकता है, उसे मुलायम बना सकता है ताकि वो आसानी से उसको खा सके। तो खाने को बहुत ही आसान बनाना उस बच्चे के लिए। यदि आवश्यकता पड़े तो विशेष यानी कि CWSN बच्चे को ट्यूब फीडिंग के द्वारा भी खाना दिया जा सकता है। कुछ आसक्त बच्चों में मोटे होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, जिससे कि भोजन करना कठिन होता है, तो उसके लिए इन ट्यूब का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। स्पास्टिक बच्चे जो भोजन ठीक से नहीं पकड़ पाते हैं, उनकी जटिल संरचना वाले खाद्य पदार्थ अप्रिय लग सकते हैं, इस वजह से उनके भोजन में बदलाव करना चाहिए। यानी कि डिपेंड करता है बच्चों कि बच्चे जो है ना, वो किस प्रकार का CWSN बच्चा है, ठीक है। तो भोजन को टुकड़ों में तोड़ना, पाइप ट्यूब फीडिंग के द्वारा, और भी कई सारी चीज़ें हैं, है ना, इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, पहले इंग्लिश मीडियम में। एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ द टाइम मैनेजमेंट एंड द वेरिएशन ऑफ सिचुएशंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो देख सकते हैं पीक लोड ऑफ पीरियड प्रिंसिपल क्या है टाइम मैनेजमेंट का, वर्क कर्व की बात आ जाती है, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स की बात आ जाती है, वर्क सिंप्लीफिकेशन की बात आ जाएगी,
एंड देन कि व्हाट शुड बी कीप्ड इन माइंड वाइल मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो क्या क्या होती है पढ़ सकते हैं, ठीक है। द रीजन ऑफ नीडिंग स्पेशल डाइट फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो क्या रीजन है पढ़ सकते हैं। आगे अब बच्चों स्वास्थ्य कल्याण के किन्हीं 5 आयामों को बताइए। स्वास्थ्य कल्याण को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों जो हमारी हेल्थ वेलबिंग है, इसके 5 डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला डायमेंशन है बच्चों शारीरिक पहलू, शारीरिक यानी कि फिजिकल। तो देखो कि जब हम नियमित व्यायाम करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं और हमारी जब अच्छी दिनचर्या होती है तो ये हमारे शारीरिक पहलू को और अच्छा बनाती है। स्वास्थ्य जीवन शैली का चुनाव व्यक्ति को आज और कल को प्रभावित करता है। अच्छी जीवन शैली होगी तो हमारा आज भी और फ्यूचर भी प्रभावित होगा। सामाजिक पहलू की बात आ जाती है तो सामाजिक खुशहाली से अभिप्राय केवल अपनी भलाई के बारे में सोचना नहीं है बल्कि समाज के लिए भी सोचना है। व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के साथ में संबंध अर्थपूर्ण, संतोष, खुशहाल और स्थायी होने चाहिए। ये सामाजिक पहलू हैं। बौद्धिक पहलू में बौद्धिक आयाम के अंतर्गत कई गुण होते हैं जैसे कि आपकी रचनात्मकता, नए नए विचारों का सम्मान करना, गंभीर सोच, जिज्ञासु होना, ये सभी बौद्धिक पहलू में आते हैं स्वास्थ्य वेलबिंग में, ठीक है। आध्यात्मिक पहलू आ जाते हैं, वित्तीय पहलू आ जाते हैं कि व्यक्ति को अपनी उपलब्ध जो मौद्रिक संसाधन है इनको भली प्रकार से व्यवस्थापन करना आना चाहिए जिससे वे अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भविष्य के बारे में योजना भी बना सके, ठीक है। फिर व्यावसायिक पहलू की बात आ जाती है तो इसका संबंध अपने कार्य से प्राप्त संतोष से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को समृद्ध महसूस करता है कि उसे अपने कार्य से जब खुशी मिलती है, ये तब की बात है, ओके। तो आई होप ये भी समझ गए। एंड देन अगले की बात कर लेते हो तो संवेगात्मक पहलू की बात आ जाती है। इस पहलू से अभिप्राय ये है कि व्यक्ति अपने संवेगों के प्रति कितना जागरूक है, ठीक है, उसको कैसे उपयोग करता है। पर्यावरणीय पहलू की बात आ जाती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का संबंध अपने और अपने पर्यावरण के बारे में पारस्परिक प्रभाव पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यस सर जी, तनु समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब इसी का इंग्लिश वर्जन कि एक्सप्लेन एनी 5 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ वेलबींग इन डिटेल। तो फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, सोशल एस्पेक्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट क्या होता है, इसके बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए, ओके। स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, ऑक्यूपेशनल, इमोशनल और ये एनवायरमेंटल, इस प्रकार से, ओके। ओके तो फाइनली प्यारे बच्चों इस तरह से आप सभी ने मेरे साथ मिलके इस 1 घंटे के महा एपिसोड में क्लास 11th का आपका होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के फाइनल के एग्जाम के लिए जो सैंपल पेपर नंबर 2 है इसको पूरा अच्छे से समझ लिया है। एक चीज और बच्चों, चिंता मत करो, अभी आपके लिए हम MCQ का भी सेशन जो है ना अटेंड करेंगे, फिर आपके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी लाएंगे। इसके अलावा ये दूसरा सैंपल पेपर अभी हुआ हमारा, अभी ऐसे कम से कम हम आपको 3 से लेके 4, जी हाँ बच्चों 3 से लेके 4 सैंपल पेपर और भी करवाएंगे ताकि तैयारी में कोई कमी ना रहे आपकी, ठीक है। तो बस बच्चों यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आज का ये पेपर। बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पे आप पहली बार आ गए हैं और जस्ट स्मार्ट नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और साथ ही आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी आईडी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले सैंपल पेपर, MCQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस में। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए, तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।